अलग अलग फील्ड में देखें, अश्लीलता ये वो दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही है। वो किताबों के चुटकुले सुनाते थे, 20-20, 25-25 साल, 10-12-15 जोक चुटकुले रट करके उसमें ज़िंदगी निकाल दी। वो बहुत बड़े कॉमेडियन बने रहे। शहबाग आगे बढ़ करके भले दूसरी गेंद में आउट हो जाए, छक्का मारेगा और 300 रन भी टांगता था वो। उसने क्रिकेट का रंग रूप ही बदल दिया था। गालियाँ तो आज की डेट में वैसे भी सर एक कहीं ना कहीं एक हुक बनी है मूवीज़ को एक डायलॉग हिट करने के लिए। भाई हमारा दौर तो बहुत अच्छा था। हम लोग अपने दौर में ना, जो हम लोगों के अंदर जो मतलब जो दौर था, आजकल के बच्चे, ये हमारे बाप से भी मैंने सुना है। उन्हें पता है कि वो इस टॉपिक में अगर बोलेंगे तो उनकी बात लोग सुनेंगे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी, 4 लोग उनसे जुड़ेंगे, इसीलिए लोग करते हैं। ये पहले की पीढ़ी कितनी मतलब अनपढ़ गवार जाहिल थी, बेवकूफ थी पहले की पीढ़ी। तो एक ऑडियंस बोल दिया है बोलो जय श्री राम, वो बोलता है जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर कहता है अब तुम बोलो अल्लाहू अकबर। कपिल शर्मा के शो का कपिल शर्मा ये क्या करता है यार ये। कपिल शर्मा भी ऑडियंस तो उसको लोग चाहिए। आज के टाइम पे अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन में या कोई राइटिंग में अपनी अगर शुरुआत करना चाहता है तो आपके हिसाब से क्या गाइडेंस हो सकती है उसके लिए? आज तुम कह रहे हो कि धुरंधर में सच्चाई दिखाई गई, तो राम तेरी गंगा मेली में क्या? मुंबई में ज़्यादा मेरे को काम मिलेगा, मैं आज छोटे शहर में रहता हूँ यार, यहाँ मेरा ना इतना स्कोप नहीं है, मैं मुंबई में चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ काम वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मिथ है सर। ये जो कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैलेंज वाली जो कॉमेडी थी, ये बहुत छिछली और मासी कॉमेडी थी, वो क्लासी कॉमेडी थी। तो एक यही साइकोलॉजी बनी हुई है कि नहीं मैं मुंबई जाऊँगा तो यार वहाँ कुछ ना कुछ करके मेरे को रोल मिल ही जाना है, और लोग अपना सारा ज़मीन जायदाद बेच के छोटे गाँव से वो मुंबई जाते हैं और इसी उम्मीद में जाते हैं कि शायद मुझे वहाँ पर कोई तो काम मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में उथल पुथल क्यों मची है? एक आदमी के कारण। वही एक आदमी का शैतानी फितूर बदमाशी, जिसका नाम है ट्रम्प। सर आजकल कॉमेडी में भी बहुत कुछ नया नया हम देखने को हमें देखने को मिलता है। जैसे समय रैना का शो भी आया था, तो पहले तो कॉमेडी भी एक स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्टिस्ट होता था, मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई लोगों तक एक अपने कॉमेडी के माध्यम से पहुंचाता था। लेकिन आजकल शो आते हैं जिसमें गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, पेरेंट्स को लेकर मजाक ओपनली, तो ये आपके नज़रिए में सही है या गलत है सर? ये कहाँ आते हैं शो? कौन से टीवी चैनल पे आते हैं? तो यूट्यूब पे तो बहुत कुछ आता है, इससे ज़्यादा गंदा आता है। यूट्यूब बने इसीलिए है कि जिसकी जैसी ऑडियंस है वो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ भी बनाए। खाना खजाना, कुकिंग के कितने शोज़ आते हैं, तमाम बाबाओं के प्रवचन के शो आते हैं, इसका ये आता है, उसका वो आता है। तो यूट्यूब एक अलग चीज़ है। अब आप हमसे बात करेंगे, हम लोग टीवी पे काम करते थे। टीवी घर घर देखा जाता था, परिवार के साथ देखा जाता था, तो जैसा माहौल था वैसा काम था, और वैसे ही अपब्रिंगिंग हो गई। आजकल का यूथ है जो उसकी ऑडियंस भी वैसी है। वो अगर उस तरीके के जोक चुटकुले वैसे करेगा, कौन सुनेगा? और समय वक्त बदला है, और तमाम इंटरनेशनल फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिनसे इंस्पायर हो करके, चीज़ें देख करके, तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इंटरनेशनल फिल्म से प्रभावित होकर कॉपी करके फिल्में बना देते हैं। तो ये वो दौर है, लेकिन फिर भी उन्हें ये सोचना चाहिए ये हिंदुस्तान है, कुछ ना कुछ एक अपनी लिमिटेशंस चीज़ें कुछ एक रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन बाकी का देखा जाए तो ये जो आप बात बता रहे हैं, ये सिर्फ कॉमेडियंस के साथ ही लागू नहीं होती है। अलग अलग फील्ड में देखें, अश्लीलता ये वो दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही है। हर जगह ये तो हो रहा है, हर जगह। और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलती है उनको। मैं वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े अश्लील लोग हैं जो कितने बाबा, आप देखो किसी का नाम लो तो ये
वो अश्लीलता की पराकाष्ठा में पकड़े गए, उनकी चर्चा नहीं होती है। कॉमेडियन ने कॉमेडी इस तरीके की कर दी, वो तो हंसाने के लिए कर रहा है, उसकी ऑडियंस वैसी है, उसका कंटेंट वैसा है, उसने कर दिया आकर के। वो बल्कि ज़्यादा साफ सुथरा आदमी है। पर सर उसमें clearly बोल रहा है। वर्ड तो ऐसे ऐसे यूज होते हैं ना कि वर्ड वो कोई भी यूज़ करे, कोई भी वर्ड यूज़ करे, लेकिन उसका टारगेट क्या है? वो अपनी ऑडियंस को हंसा रहा है। हम उसको बड़ी ऑडियंस के लेवल पे देखते हैं, इसलिए वो शब्द बुरे लगते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक ऑडियंस है। पाकिस्तान की अपनी एक अलग ऑडियंस है, हिंदुस्तान की एक अलग ऑडियंस है, यूथ की अलग ऑडियंस है, कॉलेज गोइंग की अलग ऑडियंस है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। तो वो मिमिक्री नहीं कर रहा है शाहरुख खान की, वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री नहीं कर रहा है, सब पुराना हो गया। वो जोक चुटकुले व्हाट्सएप के नहीं सुना रहा है। आज जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मेरी या मेरे साथ के बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन थे, वो किताबों के चुटकुले सुनाते थे। 20-20, 25-25 साल, 10-12-15 जोक चुटकुले रट करके उसमें ज़िंदगी निकाल दी, वो बहुत बड़े कॉमेडियन बने रहे। तो वो बेहतर है या ये नए कंटेंट के साथ हर एपिसोड में? पर सर वो वाला कंटेंट था कि अगर आपने, जैसे मैं अगर आपके टाइम की बात करूं तो आपने कोई जोक सुनाया तो उस जोक पे मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूं। लेकिन आज जो कंटेंट चल रहा है, अगर मैं उसमें हंस भी रहा हूं ना, तो मैं पेरेंट्स को ये नहीं बता सकता किस जोक पे हंस रहा तो हूं। पेरेंट्स को क्यों बताओगे आप? तो आज फैमिली बची कहाँ है? जब आप फैमिली कंटेंट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं जब फैमिली ही नहीं बची है? एक घर में पहले शाम को जब हम लोगों को शो आता था, टीवी लगता था, है ना, तो दादाजी बैठे हैं, दादी बैठी है, बहन बैठी, बुआ बैठी, चाची बेटी, बहन, मम्मी, पापा, सारे लोग बैठ करके देखते थे, एक साथ देखते, सब लोग मजा आ रहा है करते थे। आज फैमिली कहाँ है? एक ही घर में देखो, बहन अपना अलग ये लेकर के, मम्मी अलग किचन में कुकिंग वाला, पापा अलग न्यूज़ देख रहे हैं, भाई अलग वो फुटबॉल देख रहा है, वो ये देख रहा है, सब लोग एक ही घर में 10 लोग अलग अलग, फैमिली है ही नहीं, सब लोग डिस्कनेक्ट हैं, जिसको जो देखना है वो देख रहा है। तो ये जो देख रहा है, जिसको देखना है वो देख रहा है, ये फैमिली के लिए है ही नहीं। मम्मी देखो ये वो, पापा, मम्मी पापा के लिए है ही नहीं, मम्मी पापा वो देखने नहीं जाएंगे। तो मामला ये है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो उन्होंने, हम उसको जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं, लेकिन फैमिली है ही नहीं। हम लोगों के टाइम पे फैमिली होती थी तो हमको फैमिली कंटेंट करना होता था। पर सर एक उनको ये भी तो दायरा समझना चाहिए ना कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो आज अपने जोक कर रहे हैं वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हर टाइप की जनरेशन है, हर एज के लोग देख रहे हैं, वहाँ पर बच्चे भी देख रहे हैं, और समहाउ उनकी वीडियो आ जाती है तो वो इतनी कम उम्र में क्या सुनेंगे और क्या सीखेंगे? वो भी है, और क्योंकि ये करने वाले भी तो बच्चे ही हैं ना। अभी ये भी तो देखो, ये कौन से भाई, जब टीवी पे आता था तो बड़ी टीम होती थी, चैनल होता था, चैनल का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता था, इधर कंटेंट हेड होता था, उधर डायरेक्टर होता था, ये फिल्टर होकर के सारी सबको। अब कोई है ही नहीं, तो ये भी बच्चे ही हैं। इन्होंने गलतियां की, अपनी गलतियों से ही सीखेंगे, आगे नहीं करेंगे। समय रैना ने उस दिन के बाद से तो कोई ऐसी बात नहीं की। नहीं, पर अलग अलग पॉडकास्ट पे वो तो बंदा ही अलग है, हरकतें समय रहना की चलती रहती है। तो फिर एक आधे तो बंदे होते भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक आधे बंदे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर दौर में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। तो हैं होते हैं। जैसे जब क्रिकेट का दौर देखेंगे, जब सहवाग आए थे तो सहवाग आगे बढ़ करके भले दूसरी गेंद में आउट हो जाए, छक्का मारेगा और 300 रन भी टांगता था वो। उसने क्रिकेट का रंग रूप ही बदल दिया था। और वहीं अपना गवास्कर साहब पूरी ज़िंदगी हो गई, एक सेंचुरी नहीं मार पाए थे वनडे में, लास्ट में एक सेंचुरी मारी थी उन्होंने। दौर ये है। आजकल देखो नया लड़का आ गया है, वो अभिषेक मिश्रा, संजू सैमसन, ये दौड़ तोड़े फोड़े, वो वैभव सूर्यवंशी 14-15-16 साल का जो भी है, वो तोड़े फोड़े पड़ा हुआ है। दौर बदलता है, नए नए लड़के आते हैं। अब वैभव सूर्यवंशी की तुलना आप क्या सुनील गावस्कर से करेंगे? किसी भी मामले में, क्रिकेट वो भी खेलते थे, क्रिकेट ये भी खेल रहा है कि, लेकिन कितना फर्क है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी टुक टाक कौन देखेगा उसको? तो हर टाइम पे एक आधे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतरंगे लोग आते हैं, उसमें से समय रहना भी एक अतरंगा है, अपने तरीके का चीज़ें करता है अपना, बोल्ड है, बिंदास है, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, बट थॉट है।
विचार आते हैं, हम लोग अपने विचारों को फिल्टर करके रखते हैं सामने। ये नए लड़के हैं, फिल्टर नहीं करते हैं। हाँ? आपके हिसाब से सर कौन सा दौर सही था? आपके टाइम का दौर सही था जब एक नहीं 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 नहीं, ये सवाल ही सही नहीं है कि कौन सा दौर सही था। हाँ, हर दौर गलत है। और हर दौर सही भी है। तो ये नजरिया है, कौन सा दौर। भाई हमारा दौर तो बहुत अच्छा था। हम लोग अपने दौर में ना, जो हम लोगों के अंदर जो संस्कृत, मतलब जो दौर था, आजकल के बच्चे, ये हमारे बाप से भी मैंने सुना है, आई एक्सेप्टेड। उन्होंने अपने पिताजी से सुना था, अपने बच्चों को मैं यही सुना रहा हूं मैं। हमारे बच्चे आने वाले थे, हमारे दौर में तो भाई मतलब जो हमारे दौर का जो म्यूजिक था ना, आजकल की क्या, ये तो हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। दौर और कहीं कुछ नहीं होता है ना, सब चीजें बदलती रहती है। कहाँ हमारे दौर की क्या बात करोगे यार। हमारे दौर में तो, और उसके पीछे के दौर में जाएंगे, फिल्मों में दो फूल की कुछ कुछ करके थोड़ी देर लो, ये हो जाता था। आजकल का वो जो क्या है सर, एक मर्यादा में रह करके चीजें होती थी आज ना पहले। मर्यादा, लेकिन आजकल का बच्चा सब कुछ उसको मालूम है, नई जनरेशन को। वो तो यही बोलेगा क्या ये फूल पत्ती दिखा के बेवकूफ बनाते थे यार, ये बेवकूफ बनाते थे, वो तो यही बोलेगा ना। ये पहले की पीढ़ी कितनी मतलब अनपढ़ गवार जाहिल थी, बेवकूफ थी पहले की पीढ़ी, ये पता ही नहीं था। हाँ? मतलब शादी होने के बाद में जब मतलब वो बोलती हो कि बेटा पोते का मुंह देखना है, तो पिताजी जाकर के बाजार से 2 फूल खरीद के लाते थे। बेटा एक तुम ले लो, एक बहू तुम ले लो, इधर से फूल कुछ। दौर है यार सब। वो दौर ऐसा था जब इतनी मर्यादा चीजें थी, फिर धीरे धीरे और आगे भी बढ़ा। आप सोचो, फिल्म आई थी बॉबी, कब आई थी? बॉबी तो उस टाइम की अडल्ट मूवी बोली जाती थी। सोचो आप, तो उस दौर में ये था। और आज उससे पहले भी राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों में क्या क्या दिखाया। मेरा नाम जोकर देख लो सर। आप मैं बता रहा हूँ कितनी फिल्में उसमें। अरे भैया जमाना, आज का जमाना कितना बुरा, तब भी बोलते थे उनको। हाँ? राम तेरी गंगा मैली सर मूवी देखो, सब उसने तो देखे बैठे मतलब हो तुम। सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी उस टाइम पे। सब देखे बैठे हो तुम। सर ये तो पुराने जमाने की मूवी है कहने सर। का मतलब ये है कि, लेकिन द वे उनकी फिल्म के पीछे एक विषय होता था, किरदार होता था, सिचुएशन होती थी, और उस सिचुएशन में डाल के उस हकीकत को बयां कर देते थे। भाई आज तुम कह रहे हो कि धुरंधर में सच्चाई दिखाई गई, तो राम तेरी गंगा मैली में क्या, उसमें भी तो सच्चाई दिखाई है, सच्चाई दिखाई गई। और वो तो है। वही कह रहा हूँ, तो दौर में सच्चाइयाँ दिखाने का अलग अलग माध्यम है, अलग अलग तौर तरीके हैं। समय, इंटरनेट, व्यवस्थाएं, OTT, पता नहीं क्या क्या। इससे पहले आप समय रहना की सब लोग बात कर रहे हैं, आप OTT में जाके देखो, जो फैमिली के साथ लोग देख रहे हैं, बड़ी अच्छी सीरीज़ है फैमिली मैन, कितनी अच्छी सीरीज़ है वो। लेकिन मनोज वाजपेयी को किरदार ऐसा है तो वो गालियाँ देता है माँ बहन की। बिल्कुल, गालियां तो आज की डेट में वैसे भी सर एक कहीं ना कहीं एक हुक बनी है मूवीज को एक डायलॉग हिट करने के लिए। नहीं वो भी है, हेल्पिंग वर्क कह सकते हैं हम। वो भी है, लेकिन अगर देखा जाए कि हर एक को गाली से परहेज है। घर में गाली नहीं देगा, हमारी बहन बेटियां, और रास्ते में देखो रिक्शा में, अबे रिक्शा वाला, अबे कहाँ पे ऑटो वाला, फट तुम्हारी। हाँ? बाहर किसी को गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो घर में जा करके, तो हर एक आदमी मतलब डबल स्टैंडर्ड है। तो ये जो कुछ लोग हैं ट्रांसपेरेंट लोग हैं, फिल्टर नहीं लगाते, जो मन में आया बोल हट, मत कैद करो ख्यालों के इन परिंदों को, तोड़ देगा या कि फिर पिंजरा लिए ही उड़ जाएगा। हाँ? तो ये वो लड़के हैं, वो दौर है, बट फिर भी इनको समझना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, तो इनकी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी, इनका ही फायदा होगा। इनका ही अगर फायदा थोड़ा सा होगा। दोनों ये ऑडियंस करेंगे, फिर बस, इनको कनेक्ट करेगी, बस ये वो भी कनेक्ट करेगी जो ये सब हाँ। चीजें नहीं देखना चाहती हैं। हाँ। बिल्कुल। और तरह तरह के कॉमेडियंस हैं। अब मैं जैसे अपना परफॉर्म करता हूँ तो मैं समाज सोसाइटी की चीज़ों को एक ऑब्जर्वेशन, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें, ये वो सैटारिकल वे में अपना, उसको लोग लाइक करते हैं।
लेकिन उसी जगह जो यूथ है, समय रैना की ऑडियंस है, वो मेरा शो देगा, अरे क्या ये पकाते रहते हैं, वो ऐसा भी बोल सकते ऐसा हैं। भी बोलते हैं, ऑडियंस अलग कपिल अलग है शर्मा ना के शो दोनों का, की। कपिल शर्मा क्या, कपिल शर्मा ये करता क्या करता है यार, ये कपिल शर्मा की एक ऑडियंस है, उसको लोग चल रहे। कोई पूछ ले कपिल शर्मा करता क्या, कोई नहीं बता पाता है। कपिल शर्मा खुद नहीं बता पाता मैं क्या करता हूँ। कपिल शर्मा के शो पे तो ऐसा लगता है कहीं ना सपोर्टर बहुत सारे हैं। वही कह रहे, कपिल नाम उसका कपिल शर्मा शो कर दिया, फायदा कपिल शर्मा को मिल रहा है, पैसे कपिल शर्मा को मिल रहे हैं, और ये चल रहा है, तो सब कुछ चल रहा है भाई यहाँ पर। वही मेहनत किसी की है और फल कोई और खा रहा है। टीम वर्क है, सब लोग मेहनत करते हैं, और मामला वही है कि इसका कहाँ पर क्या चीज़ क्लिक हो जाए, चिपक जाए चीज़ें। जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो शुरू हुआ था सर, इसमें आपकी कहीं ना कहीं बड़ी मेन भूमिका रही है स्क्रिप्ट को लेकर के। और अगर यूँ कहूँ मैं, जो पहले विनर थे उनके कहीं ना कहीं वो आप ही की स्क्रिप्ट से विनर हुए। मैं तो, मेरा काम ही था, मैं स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम करता था, बहुत सारे शोज़ लिखे, मोर देन सेकर्स लिखता था। उस वक्त अर्चना पूरन सिंह जी, जो आजकल बैठ करके टीवी पे हंसती हैं, वो खुद भी करती थी, उनके कई शोज़ आते तो वो भी शोज़ मैं लिखता था। तो कोई भी मेरे पास आता था, किसी के लिए बोला तो मैं लिखता था, तो मैंने लिखा। कपिल का शो भी मैंने लिखा, शेखर सुमन के लिए मैंने शेखर लिखा, सुमन बिल्कुल, अर्चना जी के लिए लिखा, जावेद जाफरी का शो, वो एक दौर था, उनका शो आता तो दूसरे और शोज़ आते थे, बहुत सारे लोगों के लिए लिखा। लिखना मेरा पैसन था, और कॉमेडी लिखना मज़ा आता था, तो जो भी सामने आता था सबके लिए लिखता था। तो आपने सर खुद से स्टेज पे जाना कैसे आपने फिर शुरू करा? एक जैसे पहले राइटर की तरह आप लिखते थे, तो क्या आपके दिमाग में आया कि नहीं अब मैं खुद परफॉर्मेंस करूँगा? वो इसीलिए क्योंकि मैं लिखता था, तो पहले सीज़न में हमने काफ़ी कुछ लिखा, कई लोगों के लिए लिखा। फिर कुछ लोगों ने शो पॉपुलर हो गया, तो भौं तो ने उनको लगता था कि हम बहुत कुछ ये, वो तो थोड़ा ऐसे देखने लगे। हाँ चीज़ें, कि अब तो मैं हिट हो गया। हाँ। तो फिर मैंने भी चैलेंज लिया, हमने कहा यार जब मैं लिख सकता हूँ तो मैं परफॉर्म भी कर सकता हूँ, मैं परफॉर्म करूँगा। इत्तेफाकन से अगला सीज़न आया, मैंने परफॉर्म किया। और कहीं ना कहीं सर आपकी शुरुआत में शेखर सुमन का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि आपकी जैसे शुरुआत शेखर हुई। सुमन जी का मतलब हाथ इन द सेंस कि मैंने उनके साथ बहुत काम किया, अभी भी एक कर रहा हूँ। बड़ा अप्रोच मिला बेसिकली आपको हाँ। उनसे। तो हाथ उनका ये कहेंगे क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी जमात थी। शेखर जी एक पढ़े लिखे, मतलब शानदार परफॉर्मर, देश दुनिया की नॉलेज, हिंदी इंग्लिश फ्लुएंट चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स, चीज़ें, बातचीत मुझे शुरू में नहीं पता थी। तो उस शो में आकर के सारे राइटर सब पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, काबिल लोग थे, तो उस माहौल में रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे वर्ड्स सीखे, बहुत सारे नए नए एंगल सीखे, कॉमेडी के नए नए पैरामीटर सीखे, है ना, जो नॉर्मल। तो ये जो कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैलेंज वाली जो कॉमेडी थी, ये बहुत छिछली और मासी कॉमेडी थी, वो क्लासी कॉमेडी थी। अच्छा, उनका स्टैंडर्ड अलग था, उनका स्टैंडर्ड अलग था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, ये तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी। तो मैं उस इंस्टीट्यूट से, वहाँ से लिखते पढ़ते फिर मैं आया हूँ मैं। तो ये सब वाकई में लाफ्टर चैलेंज टाइप की चीज़ें, मज़ा आता था, मासी मज़े के लिए सब बहुत अच्छा था, लेकिन कोई क्लासी थोड़ी था। सब इसमें से कितने अनपढ़ गवार, कोई भी चुटकुले कुछ भी करके कोई आया, कोई चीज़ गार उगर हिट हो गई, चल गया टीवी पे, तो लोग स्टार बन गए, सब अच्छा है, लेकिन वो क्लास तो नहीं था ना। क्लास हमने शेखर जी के साथ सीखा, राइटिंग का, थॉट्स का, पंचेस का, कॉमेडी का, वो एक क्लास था। तो आपने कभी सर सोचा नहीं कि जैसा एक शो कपिल शर्मा चला रहे हैं, ऐसा आपका शो भी उस टाइम पे आप लॉन्च करते, जब शेखर सर ने अपना शो चला रखा था उस टाइम पे? नहीं, तो मेरा भी शो आया ना। क्या होता, फॉर्मेट सबके अलग अलग हैं। इनका ये शो आया, मैंने फिक्सन में किया था, ये नॉन फिक्सन करते हैं, कुछ भी अंडरस्टैंड। मैं स्टार प्लस पे मेरा शो आता था, हर शाख पुल्लू बैठा, जिसमें मैं सीएम का प्ले करता था। बहुत पॉपुलर शो था, आया था वो, बिल्कुल बहुत पॉपुलर शो था, जिसमें अपना अपना फोर्टे होता है। तो मेरा जो फोर्टे था सैटारिकल, इशू बेस्ड, ये वो, तो वो मैं करता था।
अभी फिर वापस अपना शो लेकर के आ रहा हूँ मैं। बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वो तो आप ऑलरेडी चला भी रहे हैं। हाँ नहीं, उसको अभी हम रेगुलर शो के फॉर्मेट में लेकर के भी आ रहे हैं अभी। ओके, तो कब तक सर हमको देखने को मिलेगा वो? हमें बहुत जल्द। अब उसमें प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, और चीज़ें थोड़ा प्रोडक्शन शॉर्ट हो जाए, सब जुगाड़ भी करना पड़ता है ना। हाँ, कहीं ना पहले क्या कहीं होता था टीवी पे अपने को कोई लेना देना नहीं, उल्टा हम जाके भाई इतना लेंगे उतना लेंगे मिलता था, जाके गए परफॉर्म कर। अब तो जब चूंकि ये सब आ गया, डिजिटल आप खुद कर रहे हो, ये स्टूडियो चीज़ें कैसे कैसे आप लोगों ने बनाया, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, सारा सिस्टम बना ये तो एक सर शुरुआत करी है, आपको देख करके कहीं ना कहीं हम सीखे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना और काम करना, तो सब कुछ अपने को करना पड़ता है ना। तो पता चला कि आप ही के साथ हम बैठ करके बातचीत भी कर रहे हैं, और आप ही आके दरवाज़ा खोल रहे हो, आप ही झाड़ू लगा रहे हो, आप ही कॉफ़ी बना के लेके आ रहे हो, बाद में आप ही एडिट कर रहे हो, और बाकी आप ही लोगों को भेज रहे हो कि भैया देखो भेजा है, देखा। तो डिजिटल मीडिया में शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से, फिर या आपको भी कल को कोई अच्छा शो चीज़, आपको कोई स्पॉन्सर मिल गए एक दो, तो यही आपका शो और शानदार तरीके से बनेगा। अभी जैसे एक और कंट्रोवर्सी हुई है, कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई, वो तो और उससे पॉपुलर हो गया। एक वही मोमडन है, स्टैंड अप कॉमेडियन करता है, तो उसने कुछ बोला तो एक ऑडियंस बोलती है बोलो जय श्री राम। वो बोलता है जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर कहता है अब तुम बोलो अल्लाह अकबर। ऑडियंस शांत। हाँ, तो बात वही है ना कि शब्दों में, चीज़ों में, सब किसी को कुछ बोलने में हर्ज नहीं है, क्या हर्ज है किसी को। लेकिन आप क्या होता है जब आदमी खुन्नस में टसन में आ जाता है कि ये बोलना पड़ेगा, बोलता नहीं बोलूँगा, उसी से माहौल ख़राब होता है। घर में आप बच्चों का ले लो, बेटा ये, उसको प्यार से समझा दो, बेटा ये काम नहीं, बेटा चोट लग जाएगी, अच्छा नहीं खबरदार ये जो किया, नहीं तो वो जानबूझ के वो करेगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा माहौल बनाते हैं। तो जैसा माहौल है फिर वैसे ही लोग कई बार रिएक्ट भी करते हैं। प्यार से आप किसी से कुछ भी बुलवा लो, बिल्कुल कुछ भी बुलवा लो। और कौन सी नई बात है यार, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, ये जाति वो जाति, आप बम्बई में चले जाइए, कौन तमिलनाडु का, कौन यूपी के भैया, और कौन छत्तीसगढ़ का, कहाँ गुवाहाटी, किसकी शादी ब्याह फैमिली लोग चल रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बंगाल में देखिए, पंजाबी लड़की बंगाली लड़का, फैमिली शादी भी है ना। केरल का लड़का यूपी की लड़की है, तो प्यार मोहब्बत चीज़ें हुई और आराम से वो फैमिली रहे। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम, कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का, ये तो शादी लोग क्यों करते हैं, उनका प्यार में शादी करते हैं ना, प्यार में शादी करते हैं। वो अपना जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार है, वो साथ में रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत करते हैं। तो जब तक प्यार से सब कुछ चल रहा है तो वहाँ पे मजहब, धर्म, जाति, बिरादर, क्षेत्र, केरल, गुवाहाटी, यूपी कुछ नहीं दिखता है। जहाँ पे नफरत आती फिर सब कुछ दिखता है। क्यों? क्योंकि वही है ना, सबको चाहिए टीआरपी, सबको चाहिए कि उन्हें पता है कि वो इस टॉपिक में अगर बोलेंगे तो उनकी बात लोग सुनेंगे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी, 4 लोग उनसे जुड़ेंगे, इसीलिए लोग करते हैं। तो है, सब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है। कहाँ कहाँ तक यार किसके किसके पीछे भागोगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से किसी ने बात से बात निकाल लिया, ये कर लिया, छोड़ो, मोटा मोटा देखो, महीन महीन छोड़ दो। और नहीं देखने को जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहो, फंसे रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। नुकसान किसका है? अपना ही नुकसान है, किसी और का तो है नहीं। वो आएगा, मजे लेगा, चले जाएगा। तो आजकल लोग जब बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है तो छोटे छोटे नुकसान को कौन काउंट करेगा। अच्छा सर, आज के टाइम पे अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन में या कोई राइटिंग में अपनी अगर शुरुआत करना चाहता है तो आपके हिसाब से क्या गाइडेंस हो सकती है उसके लिए कि वो कैसे शुरुआत करे? पहली गाइडेंस तो यही कि उसको कोई गाइडेंस मत दो। उसको कोई गाइडेंस ना दो तो कैसे उसको फिर सर आगे की राह मिलेगी? इतने लड़के लड़कियां इतने नए नए आ रहे हैं, मगर उनके पास है, क्योंकि गाइडेंस आप क्या दोगे? उनके पास पूरी दुनिया है, सब एक क्लिक पे है, एक मोबाइल पे है। वो हम नहीं दे सकते उनको खुला छोड़ दो, वो
अपना ऑब्जर्वेशन चीज़ें और सारे लोग क्या कमाल कमाल की चीज़ें लेके आते हैं, अपना अपना ऑब्जर्वेशन लेकर के आते हैं। तो इसमें कहीं किसी को गाइडेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुला खेल, फर्रुखाबादी एक कहावत थी, तो ये खुला खेल है, जिसका दिमाग जहाँ चला जाए, कहाँ से ऑब्जर्व करके ढूंढ के ये ले आया, कोई यहाँ से ले आया, कोई वहाँ, कौन सा टॉपिक क्या है, अपने हिसाब से करते हैं, करने दो। और लोग सब अपनी अपनी जगह वगैरह सब बना लेते हैं, कहीं ना सब जगह बना लेते हैं हाँ। अपनी। आजकल सर जैसे बहुत से लोग मुंबई में जाते हैं कि मुंबई में ज़्यादा मेरे को काम मिलेगा, मैं आज छोटे शहर में रहता हूँ यार, यहाँ मेरा ना इतना स्कोप नहीं है, मैं मुंबई में चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ काम वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मिथ है सर, या सच में नहीं है? अभी उल्टा हो गया। अब ये पहले था, अब नहीं है। अब लोग छोटे छोटे शहरों में मुंबई से ज़्यादा काम कर रहे हैं। छोटे शहरों मुंबई से ज़्यादा काम कर रहे मुंबई हैं। से ज़्यादा काम कर, मुंबई में काम ही नहीं है अभी। मुंबई में क्या काम है और सर, बताइए आप? दुनिया मुंबई में जा रही है कि वहाँ पर काम वो मिलेगा। एक परसेप्शन बना हुआ है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से, फिर लौट आते हैं कितने लोग परेशान होकर ये परेशान हो गए, वहाँ पे काम नहीं है। फिर वो देखते हैं छत्तीसगढ़ में फलानी जगह बैठ के लड़का, वो तो इतना, उसको इतने व्यूज़, इतना वीडियो, इतना ये चल रहा है, वो देखो गोरखपुर में बैठ के ये कर रहा है, वो बिहार छपरा में बैठ के लाखों रुपए छाप रहा है। उतना काम भी बम्बई में नहीं मिल रहा है। तो आज तो कंटेंट वंटेंट, परफॉर्मेंस, शूटिंग चीज़ें, मीडिया, सोशल, ये वो हर जगह है। बम्बई जाने की ज़रूरत ही नहीं है आजकल। मुंबई में जाओ, रहना खाना पीना इतना महंगा काम है नहीं। उससे अच्छा है कि आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से काम करो, और आपकी आवाज़, आपका काम पूरे देश में पहुँच रहा है। और चाहिए क्या? क्यों जाने का बम्बई? क्यों जाने का बम्बई? आपको शौक है चीज़ें, आप जाइए, 2-4-6 महीना रह के कुछ सीख के ऑब्जर्व करके, आपको लगता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले था बहुत सारे टीवी चैनल्स थे, बहुत सारे सीरियल्स बनते थे, घर घर देखे जाते थे, तो लोगों के अंदर इच्छा होती थी हम घर घर देखे जाएं, ऐसा कोई रोल मिल जाए, पॉपुलरिटी मिल जाए। फिल्में आती थी, फिल्में इतना चलती थी, पॉपुलर। अब तो फिल्में नहीं है, सीरियल, टीवी, ये सब खत्म हो गया। बचा क्या? बचा तो यही सोशल मीडिया और डिजिटल है, तो वो तो आप कहीं से भी बनाओ। पहले तो ना सोशल मीडिया होता था कि लोगों को कोई अप्रोच नहीं मिलता था कि वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ सारे देश में पहुंचाए। तो एक यही साइकोलॉजी बनी हुई है कि नहीं, मैं मुंबई जाऊंगा तो यार वहाँ कुछ ना कुछ करके मेरे को रोल मिल ही जाना है। और लोग अपना सारा ज़मीन जायदाद बेच के छोटे गांव से वो मुंबई जाते हैं, और इसी उम्मीद में जाते हैं कि शायद मुझे वहाँ पर कोई तो काम मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, अभी नहीं है ऐसा। अभी देखना, पंकज को जानते हो? पंकज को जानते हैं यहाँ से? जानते हो ना? हाँ। पंकज देखना अभी कुछ समय बाद यहीं से बैठे बैठे पॉपुलर होकर के मुंबई तक पहुँचेगा। हाँ, मुंबई तक पहुंचने की क्या ज़रूरत है? मुंबई वाले खुद ही इधर ही आएंगे। आज ही आगे देखो। आपको पता है पंकज कौन है? कमेंट करके बताना अगर आपको पता है पंकज कौन है। ये पंकज क्या है? सर, हमने सारे देश की बात करी, कॉमेडियंस की भी बात करी, और दुनिया की भी बात मेरे ख्याल से छोटी सी कर लेनी चाहिए। इतना कुछ दुनिया में चल रहा है, वॉर चल रही है, तेल ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, उसमें सर आप क्या कहेंगे? अब देखो, उथल पुथल तो दुनिया में मची हुई है। 2-3 बातें गौर करने वाली हैं इसमें से। दुनिया में उथल पुथल क्यों मची है? एक आदमी के कारण। एक आदमी के कारण? वही एक आदमी का शैतानी फितूर, बदमाशी, अगर वो ना हो, शांति। एक आदमी जिसका नाम है ट्रम्प। जब हम लोग पत्ते खेलते हैं ना, तो पत्ते में बोलता है यार ट्रम्प कार्ड है, यार ट्रम्प कार्ड है। सबसे बड़ा कार्ड। सबसे बड़ा कार्ड। और जब लोग ट्रम्प कार्ड ही चल दें, उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता, खेल खत्म। खेल खत्म। तो ये ट्रम्प भी मिल चुका है। ट्रम्प के बाद क्या? खेल खत्म। खेल खत्म। हमारे यहाँ भी ट्रम्प है। हमारे का कौन ट्रम्प है सर? हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी नहीं तो और कौन, तो मतलब क्या? वो ट्रम्प ही हुआ ना, कि मोदी ट्रम्प कार्ड है, और ट्रम्प कार्ड भी चल चुके हैं। अब क्या है? बिल्कुल, है ना? तो एक ट्रम्प वहाँ पर लिटरली ट्रम्प बैठा हुआ है, हमारे यहाँ भी ट्रम्प है, ट्रम्प कार्ड, और ट्रम्प कार्ड चल चुके हैं।
जो कहना था, दिखाना था, बताना था, सच झूठ, नफरत, अच्छा जुमला, फला, जो कुछ भी होना था सब हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी निपट जाएगा। और दुनिया में सारा खेल है तेल का, है ना। और हम हिंदुस्तानी लोग जो है तेल के खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है नहीं समझते सर। नहीं, आपको ऐसा लगता है, हमसे ज़्यादा तेल के खेल को कोई नहीं समझता है। अब मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान में अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान तेल बेच रहा है। बिल्कुल। हमें पता है कि पुतिन से तेल लेना है, ट्रंप के तेल लगाना है, बिल्कुल। और 140 करोड़ लोगों का तेल निचोड़ना है। तो हमसे ज़्यादा तेल का खेल कौन समझता है? मतलब तेल निकाल के 140 करोड़ लोगों का। हमें तो समझ में नहीं आता है कि वो होर्मुज में जहाज़ फंसे हुए हैं और वो वहाँ से तेल मत खरीदो, 30 दिन की परमिशन दे रहे हैं, और तुम इससे तेल खरीदो कि उससे। हमें तेल खरीदने की ज़रूरत क्या है? हमको ये नहीं समझ में आता है। भाई रोज यहाँ पे जो 140 करोड़ लोगों का तेल निकाला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? इसके बावजूद हम जो है तेल के लिए दूसरों पे निर्भर हैं। सोचने वाली बात है ये तो बहुत गंभीर विषय है सर जो आपने बताया। भाई इतने तेल वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो कहाँ वेस्ट हो रहा है बताओ। 140 करोड़ लोगों का तेल रोज निकाला जा रहा है और हम डिपेंडेंट हैं कि वो ट्रंप बोलेगा 30 दिन का खरीदो। अभी क्यों यार, भब नहीं जरूरत, नहीं जरूरत है। खेती हो रही है हमारे यहाँ अपना तेल की। अपना निकाल लेंगे। वही पेट्रोल का है हाल। यहाँ पे किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, हर लौंडा पेट्रोल मूत रहा है। कमी है फिर भी पेट्रोल, फिर भी कमी है। तो ना हमारे यहाँ तेल की कमी है ना पेट्रोल की कमी है ना। तमाम सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर, खाली उनको चैनलाइज करने की जरूरत है बस, और कुछ ये नहीं। तो सर वही वाली बात है कि आज अगर ये वही वाली बात है। नहीं हाँ। ये वही वाली ये वो वाली बात है कि आज अगर किसी का कच्चा निकल जाए ना तो बोलेंगे इसका नाड़ा ना मोदी कंपनी का था। हाँ। नहीं, अच्छा, हर चीज में मोदी 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 नहीं बिल्कुल। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना। बिल्कुल। अच्छा, एक आदमी के पीछे पड़े हुआ, वो एक आदमी 150 करोड़ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। ये कोई नहीं देख रहा। ये भी तो देखो, ये भी तो अब बात है, बिल्कुल। है? एक आदमी 150 करोड़ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और 150 करोड़ लोग एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारा निरीह आदमी है ना। तो अब छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए। बख्श देने, रिटायरमेंट भी उनको ले लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। ना 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 ना, अब उनको बख्श देना चाहिए। वो रिटायरमेंट से भी परे है ना। रिटायरमेंट वो लेने वाले कौन होते हैं? कोई इंसान होता है वो रिटायरमेंट लेगा ना, वो तो ऊपर से भेजा है। सर क्या पता, कलयुग में सब कुछ चल रहा है, कौन सी पावर है जो उन्हें साथ दे रही है? कौन सी पावर है जो उन्हें साथ दे रही है? पता नहीं है। पावर ही तो उनका साथ दे रही है। पावर ही तो उनका साथ दे रही है। पावर ही साथ पावर दे रही हटा है। दो, खत्म। फिर देखो। लेकिन ये हिंदुस्तान की डेस्टिनी है। हिंदुस्तान ने बहुत कुछ, मुगलों से लेकर के, अंग्रेज़ों से लेकर के बहुत सारी चीज़ें झेली समय समय पर, और कांग्रेस से लेकर के मोदी तक हिंदुस्तान झेल ही रहा है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, हर चीज़ से उसे निजात मिली है और हिंदुस्तान आगे निकला है। तो हिंदुस्तान फिर आगे निकलेगा। सर जाते जाते आपका एक सुनहरा सा मैसेज जो देश की जनता के लिए हो कि कैसे वो सही गलत को पहचाने। देखो, मैसेज तो क्या है, अब हम कोई मैसेज भी देने वाले वही लोग हैं। बाबा ही मैसेज दे रहे हैं ना, वही दे रहे हैं, तो उनके मैसेज में लोग फंस रहे हैं। हमारे मैसेज में कोई बाबा तो हूँ नहीं, संत तो हूँ नहीं, मतलब। लेकिन फिर भी पब्लिक को जानना चाहिए कि कल तक ये क्या था, आज ऐसे कैसे हो गया। पब्लिक को सोचना चाहिए। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। कल तक बताते हैं कि वो फला आदमी जो है
साइकिल लेकर के, वो टिफिन लेकर के फैक्ट्री में काम करता था, आज पता चला वो करोड़ों में खेल रहा है, बाबा बना हुआ है। बिल्कुल। उस बाबा से तुम्हारी जिंदगी में क्या तब्दीली आ रही है ये देखो। यहां तो ऐसे है कुछ कलाकार वो बाबा बन गए। वो एक कवि था, उसकी कविता चलनी बंद हो गई, वो राम कथा करने लगा। राम कथा बताओ, जो कल मंच पे अंट संट ये वो कुछ भी बकता है, और राम कथा मतलब किसी के मुंह से आप राम कथा सुन लोगे, किसी के मुंह से ज्ञान ले लोगे, किसी के उससे ये कर लोगे। तो जब फर्जी लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये तो सोचना आपको ही है ना। बिल्कुल सही। तो आप सोचो, आप जागरूक बनो। कोई आके कह देता है जागो हिंदू, हिंदू जागो। अच्छा भैया, अरे हिंदुओं को तो ऐसा है। कोई आएगा तब बताएगा, तुम्हें नहीं पता है। तो ये जो मोदी जी कम से कम कोई तो बात अच्छी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। कब तक दूसरों की बातों पे निर्भरता रखोगे? वो आके बताएगा अच्छा हिंदू खतरे में, अच्छा हम खतरे में, ये देशद्रोही, ये देशद्रोही। बस सब आके लोग आपको व्हाट्सएप पे आके बता के जाते हैं। भाई अपना दिमाग लगाओ, सोचो, खुला दिमाग रखो। और सबसे बड़ा मैसेज ये, कभी किसी के भक्त मत बनो, किसी के भी। भक्त बनने का मतलब ये है आप अपने ईश्वर को धोखा दे रहे हैं। गलत राह पकड़ लिया अब आपने। ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान, उसके भक्त बनो ना। आप कभी इस इंसान के, कभी उस इंसान के, कभी उस फर्जी आदमी के, कभी वो राम कथा सुना रहा है, कभी उसके किसी फर्जी के आप भक्त बन गए। जब आप किसी फर्जी के भक्त बनोगे तो वो फर्जी आपको जिंदगी भर फर्जी रखेगा, आपको फर्जी रखेगा। आप अपने बच्चों को, चीज़ों को, आप अपनी पीढ़ियों को और अपने समाज को। जागरूक बनो, किसी के भक्त मत बनो। भक्त मत बनो, बिल्कुल। किसी की अच्छी चीज़ बातें हैं, आप सुनिए, समझिए, एडॉप्ट करो। किसी के भक्त मत बनो, किसी के भी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी बाबा हो। कोई बाबा को लोगों ने भगवान मान लिया, तो फिर भगवान को आप क्या मानते हैं? उन्हें तो मानते ही नहीं है ना सर। उन्हें मानते ही नहीं। तो आप भगवान, जो भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़ करके आप फर्जी लोगों को, वाहियात लोगों को आप भगवान माने बैठे हो। तो आपका जीवन कितनी नर्क में जा रहा है। आप खुद अपने आप को नर्क में डाल रहे हो। आप अपने आप को धोखा देते रहो, सनातनी हिंदू और हम ये और वो, धोखा दे रहे हो। सही मायने में जो है, सच को सच बोलना, गलत को गलत बोलना, हक की आवाज़ उठाना, सबको समान दृष्टि से देखना, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, मिलजुल के रहना, इंसानियत, यही सारी बेसिक चीज़ें, यही सारी बेसिक जो लगभग सब धर्मों में हर जगह बताई गई हैं। तो जो कॉमन बातें हैं उनको समझो, सुनो, और उस ईश्वर से कनेक्ट हो। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने ईश्वर को, अपनी चीज़ों को आप कनेक्ट करिए। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये जो फर्जी लोग बैठे हुए, ये यही नहीं चाहते हैं कि आप उससे कनेक्ट हो, उससे कनेक्ट हो। अंधविश्वास में कहीं ना कहीं जो उससे है ना, वो कनेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, उससे दूर रखना चाहते हैं। आपको सही मार्ग ना मिल जाए, इसलिए इतने फर्जी बाबा, ये कथा वाचक, फलाना ढिमाका, ज़्यादातर फर्जी बैठे हुए हैं। आपके पास खुद वो ज्ञान है, आपके पास रामायण है, आपके पास गीता है, आपके पास ग्रंथ है, आपके पास पुराण है, आपके आसपास बुजुर्ग हैं। आप उनसे ज्ञान लो, चीज़ें जितनी समझो और आगे बढ़ो। क्यों किसी के धक्के ठोकर चीज़ें, कहाँ चले जा रहे हैं ट्रेन से लोग, कहाँ किसके दरबार में दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। कुछ नहीं हासिल होना है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलना होगा, देश के हित में, समाज के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में। बिल्कुल सर। क्या है ना, उन्हें एक सक्सेस की सीढ़ी पता लग गई है कि जब तक इस देश में अंधविश्वास है तब तक आपकी सत्ता चलती रहेगी। जिस दिन अंधविश्वास खत्म होगी, आपकी सत्ता भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आज इतने बड़े एआई का जब ज़माना आ गया है, वहाँ पर भी आज भी अंधविश्वास से ही सत्ता जीती जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अगर इन्होंने अंधविश्वास को छोड़ के और ये जागरूक हो गए तो ना हम रहेंगे, ना हमारी सरकार रहेगी। नहीं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। मैं बता रहा हूँ ना, न्यूज़ चैनल सच नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सच जान गई जनता तो आंखें खुल जाएंगी। बाबा
और ये वो कथावाचक ये नहीं आपको इधर उधर चीज़ों में घुमा रहे हैं, सच पता चल जाएगा तो सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं नेता आपको सच, ये तो सारे लोग मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल सर। अपने देश की, अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, वही धर्म है। अपने पड़ोसी की, अपने आसपास जो दुख सुख दिख रहा है उसको बटोरने की कोशिश करो, लोगों के साथ शामिल होने की कोशिश करो, यही धर्म है, यही सच्चाई है, यही हकीकत। इसके अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब पाखंड है, सब आपको नरक की तरफ ले जाने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। इनसे बचो बस। आपने सर इतना अच्छा मैसेज दिया कि आज के ज़माने में क्यों अंधविश्वास में आप उलझे हो। भाई सच को जानो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें ध्यान दो, ना कि एक किसी सरकार के कहने पर अंधविश्वास में आप अपने आप को रखो। बिल्कुल सर। तो सर आशा करते हैं कि हम आपसे एक पॉडकास्ट मुंबई में आकर के आपकी नगरी में ज़रूर लेंगे, आपकी आमची मुंबई में, दिल्ली दिल वालों की तरफ से। बिल्कुल स्वागत है मुंबई में आपका, और पंकज का भी। और पंकज का भी। दोस्तों दोबारा से ये सवाल कि पंकज कौन है, क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी सही कमेंट करेगा उसे हम लेके आएंगे हमारे चैनल पे। ये पंकज क्या ये है? पंकज क्या है? ये पंकज कैसा नाम है भाई? इंटरव्यू में क्या स्क्रिप्ट होती है? आप सवाल पूछोगे, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। स्क्रिप्ट में क्या है? स्क्रिप्ट है ना, कुछ क्वेश्चन जैसे हम पॉडकास्ट के दौरान आपसे करेंगे। सर ये आपके मैनेजर को भी हमने भेजा। और ये सवाल सूल है, इसमें से ऐसे फालतू पचड़े मत रखो यार। आप सीधा सीधा अपना सवाल जवाब करो अपना, इतना टाइम थोड़ी होता है।